स्टूडेंट, इससे पहले कि हम लोग सारणिक का प्रगुण पढ़ना शुरू करें, सारणिक का एक महत्वपूर्ण सवाल है। परीक्षा में ऐसे सवाल अक्सर आते रहते हैं, तो एक ऐसा ही सवाल को हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, दो सारणिक दिए गए हैं और दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है। इसका मतलब है कि आपका बायां और दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर है। लेकिन जहां अवयव हमने अभी तक पढ़ा है, वहां पर और यहाँ सारणिक में थोड़ा सा फर्क है। अवयव में क्या होता था, अवयव में हम लोग संगत अवयवों को बराबर कर देते थे। जैसे दो जो है प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव है, यहाँ पर 2x जो है ये भी प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का ही अवयव है। तो इन दोनों को आप आपस में बराबर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सारणिक है। अवयव होता तो आप कर सकते थे। यहाँ पर अवयव तो नहीं है, सारणिक है, तो सारणिक को हल करते हैं और हल करके फिर जो समीकरण प्राप्त होगा उसको हम देखेंगे और फिर उसको हल करते हुए x का मान निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तिर्यक गुणा, ऊपर से नीचे गुणा होगा, 2 1 कम 2, 5 चौको 20, बीच में साइन किसका, माइनस का, बराबर। फिर उसी तरीके से पहला गुणा ऊपर से नीचे, 2x गुणित x 2x स्क्वायर, 6 चौको 24। तो यहां पर आ जाएगा प्लस नहीं, माइनस 24। गुणा कर रहे हैं और बीच में माइनस का चिन्ह हम रखते जा रहे हैं। अब यहां पर माइनस हो गया हमारा 20, तो यहां पर बचेगा माइनस 18। 2 से माइनस 20 से 2 गया तो माइनस 18 बचा। 2x स्क्वायर माइनस 24 हो जाएगा। फिर आएगा, इसी को हम पलट के लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 24 बराबर माइनस 18। फिर इसी को आगे लिखा जा सकता है, 2x स्क्वायर बराबर 24 माइनस 18। फिर 2x स्क्वायर, यहां पर आज बचेगा 6। फिर x स्क्वायर, 2 जाके उधर भाग हो जाएगा, तो 6/2 आ गया। तो इस प्रकार x स्क्वायर बराबर आ गया 3। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3। तो ये जो हो गया, इस समय ये जो दिया गया था सवाल, उसका एक हल हुआ। यहाँ पर आप संगत अवयव को तुलना करके नहीं कर सकते, आपको हल करते हुए निकालना पड़ेगा मान। न ही 2x 2 के बराबर होगा, न ही x का मान 1 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा संभव है ही नहीं, क्योंकि ये अवयव नहीं है, ये सारणिक है। मेरे ख्याल से ये सवाल आपको समझ में आया होगा। प्रश्नावली में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उसको आप हल कीजिएगा। कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं सारणिकों के प्रगुण। सारणिकों के कुल मिला के 6 प्रगुण है, एक एक करके मैं उसको बताना शुरू करता हूं। तो सारणिकों के प्रगुण में ये आपका पहला प्रगुण है। पहला प्रगुण क्या बोलता है, यदि किसी सारणिक के पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए, यदि पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए किसी भी सारणिक का, तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक सारणिक डेल बराबर है सारणिक A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहां पर आप देख सकते हैं पंक्ति के अवयव है A1 A2 A3, दूसरे पंक्ति का B1 B2 B3 और तीसरे पंक्ति का C1 C2 और C3। अगर मैं पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना देता हूं, मतलब एक नया सारणिक देखिए अगर मैं बनाता हूं जिसमें जो पंक्ति है वो स्तंभ के अवयव बन जाएंगे। जैसे पहला पंक्ति क्या है, A1 A2 A3, ये पहला स्तंभ बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा A1 A2 A3, इधर आ जाएगा B1 B2 B3, इधर आ जाएगा C1 C2 C3। ये बन गया हमारा सारणिक। इस ये जो नया सारणिक बना, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पंक्ति थे वो अब स्तंभ बन गए हैं और जो स्तंभ थे वो अब हमारा पंक्ति बन गया है। तो सारणिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मान भी जो रहेगा वो डेल के ही बराबर रहेगा, जो हमारा पुराना सारणिक था। पंक्ति का स्तंभ और स्तंभ का पंक्ति बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर ये 3 पंक्तियां थी और यहाँ पर यही 3 पंक्तियां 3 स्तंभ बन गए।
तो पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को अगर पंक्ति बना दिया जाए तो उससे सारणिक के हल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस सारणिक में a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 की जगह कोई भी अंक रख के आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा प्रगुण है, ये बोलता है कि यदि किसी सारणिक के दो परस्पर पंक्तियों और स्तंभों को बदल दिया जाए तो केवल सारणिक का चिन्ह बदलता है। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पंक्ति का स्तंभ स्तंभ का पंक्ति नहीं बदल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि पहला स्तंभ जो तीसरे स्तंभ को उठाकर उसको पहला स्तंभ बना दे रहे हैं और पहले स्तंभ को तीसरे स्तंभ की जगह ले जा रहे हैं, या पहला जो पंक्ति है उसको दूसरे पंक्ति की जगह ले जाते हैं और दूसरे पंक्ति को पहले पंक्ति की जगह ले जाते हैं। तो या तो दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, परस्पर परिवर्तित कर रहे हैं, तब चिन्ह बदलता है। जैसे मान लीजिए कि एक सारणिक डेल बराबर है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब यहां पर किसी भी दो स्तंभ या किसी भी दो पंक्ति को अगर हम आपस में बदल देते हैं, मान लीजिए कि ये जो पहला पंक्ति है इसको उठा के मैं तीसरा पंक्ति बना देता हूं, सॉरी पहला जो स्तंभ है उसको उठा के मैं तीसरा स्तंभ बना देता हूं, और ये तीसरा स्तंभ जो है उसको मैं पहला स्तंभ बना देता हूं। तो यहां पर क्या आएगा नया सारणिक, मेरा नया सारणिक आ जाएगा a3 b3 c3 a2 b2 c2, यहां पर आ जाएगा a1 b1 c1। तो देखिए यहां पर पंक्ति तो नहीं, स्तंभों को आपस में इंटरचेंज किया। पहले स्तंभ को हमने तीसरा स्तंभ बना दिया, तीसरे स्तंभ को पहला स्तंभ बना दिया। तो यहां पर जो सारणी का मान डेल था, अब अगर इस सारणी को हल किया जाएगा तो इसका मान माइनस डेल आ जाएगा। तो पंक्ति का दो परस्पर पंक्तियों या दो परस्पर स्तंभों को जब भी किसी सारणिक में हम बदलते हैं तो केवल और केवल उसका चिन्ह बदलता है। इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको बताता हूं। मान लीजिए यहां पर मैं एक द्वितीय कोटि का सारणिक ले लेता हूं, एक यहां लेता हूं 1 2 3 4, ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 6 बराबर आ जाएगा -2। अब मैं क्या करता हूं, जो ये पहला पंक्ति को पहले स्तंभ को दूसरा स्तंभ और दूसरे स्तंभ को पहला स्तंभ बना देता हूं। तो नया सारणिक मेरा क्या मिलेगा, 2 4 1 3। इसको हल कीजिए तो ऊपर से नीचे पहला गुणा होता है, 2 3 6 -4 2। देखिए जहां यहां -2 मिल रहा था, अब मेरा कितना मिल रहा है, +2 मिल रहा है। तो यही था हमारा दूसरा प्रगुण। ये जो भी प्रगुण हम पढ़ रहे हैं वो आपको प्रगुण के संख्या सहित आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आएगा इसका तीसरा प्रगुण, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा प्रगुण ये है कि यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां या स्तंभ समान है तो सारणिक का मान 0 होता है। यहां पर ये प्रगुण क्या है कि अगर मान लीजिए कि दो पंक्ति है या कोई दो ऐसे स्तंभ है किसी भी सारणिक के जो जिनके अवयव आपस में बराबर हैं तो उसका मान 0 होता है। एक ऐसा ही मैं उदाहरण लेता हूं, एक सारणिक ले लेते हैं जिसको डेल से प्रदर्शित करते हैं। इसके अवयव है a1 b1 c1, दूसरे पंक्ति के भी अवयव है a1 b1 c1 और तीसरे पंक्ति का अवयव है a3 b3 और c3। अब यहाँ पर आप देखिए कि पहला पंक्ति का अवयव और दूसरे पंक्ति का अवयव बराबर है, तो आप यहाँ पर कोई भी संक्रिया लगा सकते हैं कि पंक्ति 1 में पंक्ति 2 के संगत अवयव को घटा देंगे तो a1 से a1 घटेगा, b1 से b1 घटेगा और c1 से c1 घटेगा, तो बचेगा क्या, 0। अगर आप पहले पंक्ति को दूसरे पंक्ति से घटा दे तो पूरे पहले पंक्ति के सभी अवयव 0 हो जाते हैं। और आप याद रखिएगा कोई भी सारणिक हो अगर उसका एक पंक्ति या एक स्तंभ के सारे अवयव 0 हैं तो उस सारणिक का मान 0 ही होता है। वहीं से यह वाला प्रगुण निकला है कि अगर किसी भी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ एकदम समान हो तो आपस में घटेंगे तो क्या बचेगा, 0। जब कोई एक पंक्ति और एक स्तंभ 0 हो ही जाएगा तो उस सारणिक का मान क्या होगा,
शून्य। यही है हमारा तीसरा प्रगुण। मतलब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, शून्य। आप A1 B1 C1 A2 B2 सॉरी A3 B3 C3 के जगह कोई भी अंक रख के आप चेक कर सकते हो, क्योंकि संक्रिया जब लगेगा, जब पंक्ति 1 में पंक्ति 2 के संगत अवयव को आप घटाना शुरू करेंगे तो पहला पंक्ति आपका पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। जब पहला पंक्ति पूरी तरीके से 0 हो जाएगा तो जब आप इस सारणी को तोड़ के हल करोगे तो आपका शून्य ही आएगा। और एक चीज नोट कर लेंगे कि किसी भी सारणी के कोई भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के यदि सभी अवयव शून्य हैं तो उस सारणी का मान शून्य ही होता है। इसके बाद हमारा चौथा प्रगुण है, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में एक अचर k का गुणा करते हैं तो सारणी के मान में भी k का गुणा हो जाता है। मतलब मान लीजिए एक सारणी है डेल बराबर है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब मैं इसके पहले पंक्ति में k का गुणा कर देता हूं तो नया सारणी क्या बन जाएगा, k गुणित A1 k गुणित B1 k गुणित C1। यहां पर तो A2 B2 C2 ही बचा रहेगा, यहां पर आ जाएगा A3 B3 C3। अब देखिए पहले पंक्ति में किसका गुणा हो गया, अचर k का। तो ये जो सारणी का आपका पहले था, इस सारणी का जो भी मान होगा उसमें k का गुणा करने पर जो आएगा वही इस सारणी का हल होगा। चौथा प्रगुण हमारा यही है कि किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में अगर हम किसी एक अचर का गुणा करते हैं तो सारणी का मान भी उतना ही गुना हो जाता है। यहाँ पर ये डेल है, ये नहीं, याद रखेंगे। अगर यहाँ पर सारणी का मान डेल आ रहा था तो यहाँ पर सारणी का मान k गुणित डेल आएगा। अगर आप सभी में 5 का गुणा करेंगे तो k के जगह क्या आ जाएगा, 5। अगर सभी में आप 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सभी का k के जगह 10। यही गुणा आप पंक्ति में न करके किसी भी स्तंभ में कर सकते हैं तो भी यही आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये प्रगुण आपको याद रखने हैं, नंबर के साथ याद रखने हैं, प्रगुण क्रमांक करके, प्रगुण क्रमांक 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6 तक आपको याद रखना है। और इनका प्रयोग आप जब सवाल हल करना शुरू करोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे पांचवा छठे को भी देख लेते हैं। पांचवा प्रगुण है, देखिए यदि एक सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के कुछ या सभी अवयवों को 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो सारणी को 2 सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहां पर मान लीजिए कि कोई एक सारणिक है डेल बराबर है A1 प्लस लेमडा 1 A2 प्लस लेमडा 2 A3 प्लस लेमडा 3 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये जो सारणिक है इसको आप 2 सारणिकों के योग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, यहां हम लोग लिख सकते हैं A1 A2 A3 A2 B2, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत ले लिया है। यहाँ पर क्या गलत ले लिया कि A2 2 बार आ गया है ना, तो यहाँ पर हम लोग A को नहीं लेते हैं, यहाँ B को ले लेते हैं। यहाँ पर भी मिटा देते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ पर आ जाएगा फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस सारणी के यहाँ लिखेंगे लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ऐसे इस सारणी को लिख सकते हैं। अगर आपको आव्यूह से देख रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ फर्क है। यहाँ पर देखिए पहले पंक्ति के जो अवयव हैं A1 और लेमडा 1 आपस में जुड़ रहे हैं, A2 और लेमडा 2 आपस में जुड़ रहे हैं, A3 और लेमडा 3 आपस में जुड़ रहे हैं। लेकिन क्या बाकी अवयव जुड़ रहे हैं, क्या B1 से B1 जुड़ रहा है, B1 से B1 जुड़ के क्या 2B2 बन रहा है, नहीं, यहाँ पर नहीं हो रहा। गुणा में भी देखिए एक चीज,
जहां गुणा लेमडा जो गुणा हो रहा था वो केवल पहले पंक्ति में हो रहा था, बाकी पंक्ति में नहीं। जबकि हम देखते थे कि अवयव में हमारा क्या होता था कि लेमडा जो है, लेमडा अगर 9 जो अवयव थे सभी अवयव में अगर लेमडा का गुणा हो रहा है तभी लेमडा कॉमन निकल सकता है। लेकिन सारणिक में थोड़ा फर्क है। सारणिक में अगर किसी एक पंक्ति में या किसी भी एक स्तंभ का गुणांक जो है लेमडा है, उसमें लेमडा का गुणा हो रहा है तो हम लेमडा को कॉमन निकाल सकते हैं। जबकि अवयव में क्या था, सभी अवयव का गुणांक होना चाहिए। ठीक वैसे देखिए यहाँ पर संगत अवयव आपस में नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पर जुड़ेगा क्या, जो अवयव अलग अलग है। B1 से B1 नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये दोनों सेम है, कॉमन है। A1 से कौन जुड़ेगा, लेमडा 1। तो ये सारणिक और अवयव में थोड़ा सा आधारभूत फर्क है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद एक और प्रगुण हमारा बच गया है, उस प्रगुण को भी देख लेते हैं। छठा प्रगुण ये है कि यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में समान संख्या को गुणा कर जोड़ दिया जाए तो सारणिक वही रहता है, मतलब सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे डेल बराबर एक मैं ले लेता हूं सारणी A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अब मान लीजिए कि दूसरे पंक्ति में मैं लेमडा का गुणा करके पहली पंक्ति से जोड़ देता हूं, तो जोड़ने के बाद मेरे को क्या आएगा, A1 प्लस लेमडा B1 A2 प्लस लेमडा B2 और A3 प्लस लेमडा B3। यहां पर B1 B2 B3 C1 C2 C3 ही बचा रहेगा। तो यहां पर देखिए इस सारणिक और इस सारणिक में कोई फर्क नहीं है। जहां एक ये इस सारणिक से ये सारणिक कैसे मिला, एक संक्रिया के तहत मिला। हमने द्वितीय पंक्ति में लेमडा का गुणा करके पहली पंक्ति में जोड़ दिया। तो जो चीज जोड़ा जा सकता है वो चीज घटाया भी तो जा सकता है। और जब मान लीजिए फिर से द्वितीय पंक्ति में मैं लेमडा का गुणा करके प्रथम पंक्ति से घटा दूंगा तो मेरे को यही सारणिक फिर से वापस मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के साथ किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव में कुछ गुणा करके जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। संक्रिया लगा देने से सारणिक का मान नहीं बदलता है, दोनों सारणिक जो है बराबर है। यह आपका छठा प्रगुण है। प्रगुण आपको याद रखने हैं। बिना प्रगुण के भी सारणिक को हल करना संभव है, लेकिन प्रगुण अगर आपको याद रहेंगे तो सारणिक को बहुत संक्षिप्त में छोटे में आप हल कर सकते हैं। और परीक्षा में जब आएगा कि प्रगुणों की सहायता से हल कीजिए, तो जब आप प्रगुण लगा के हल करोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। बाकी सारणिक कैसा भी दिया रहे उसको डायरेक्ट तोड़ो और हल कर दो, जैसे पहले लेक्चर में बताया गया, आंसर वही आएगा। लेकिन प्रगुण लगा के हल करने से हल बहुत छोटा होता है। तो एक सवाल भी उसका देख लेते हैं। प्रगुणों पे आधारित ये एक प्रश्न है। इसमें देखिए दिया गया है सारणिक x a x प्लस a y b x प्लस b, सॉरी y प्लस b है ये, सॉरी हाँ यहाँ y और z ही रहेगा, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया है। यहाँ पर y प्लस b है, यहाँ पर z प्लस c है। ठीक है, ये दिया गया है, इसको 0 के बराबर आपको प्रूव करना है। तो पारंपरिक तरीका तो ये है कि सारणी को तोड़ा जाए, तोड़ के हल करने 0 आएगा ही। लेकिन अब हम लोग इसको डायरेक्ट हल नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर प्रगुण लगा के हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का जो सारणिक है उसको ले लेते हैं। सारणिक क्या है, सारणिक x प्लस a y b y प्लस b z प्लस c। अब हम लोग एक संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया ये है कि स्तंभ एक में चेंज होगा, स्तंभ एक में चेंज होगा इसलिए इसको C1 लिखा गया है। और स्तंभ एक में कैसे चेंज होगा, स्तंभ एक और स्तंभ दो के संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। जोड़ लेते हैं, संगत अवयव को जोड़ लो। तो जोड़ने पे देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, x प्लस a y प्लस b z प्लस c a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c।
अब यहां पर से आप फिर तोड़ के हल कर सकते हो, जीरो आता है कि नहीं देख सकते हो, लेकिन यहां पर वैसे हल नहीं करना है, आपको प्रगुण का प्रयोग करना है। अगर आपको तीसरा प्रगुण याद हो, तीसरा प्रगुण क्या था, यदि किसी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर है, संगत अवयव समान है, तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। तो यहां पर देखिए क्या पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ का जो अवयव है वो समान नहीं हो गया। जब समान हो गया तो इस सारणिक का मान कितना हो जाएगा, शून्य। तो बराबर हम लोग जीरो लिख सकते हैं, यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे प्रगुण 3। डायरेक्ट हल करना है, पूरा हल करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, एक और सवाल ऐसा ही देख लेते हैं। अगला सवाल ये दिया गया है, इस सवाल को भी हल करने के लिए आप डायरेक्ट हल नहीं करेंगे, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड को तोड़ के जैसे हम हल करते हैं पहले लेक्चर की तरह, वैसे हल हमको नहीं करना है, प्रगुण लगाते हुए हल करना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है सारणिक x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 x + 4। यहाँ पर आपको थोड़ा सा संक्रिया लगाना पड़ेगा। संक्रिया क्या लगाते हैं हम लोग, स्तंभ 1 में चेंज कर रहे हैं, स्तंभ 1 स्तंभ 2 और स्तंभ 3 के संगत अवयवों को आपस में जोड़ दे रहे हैं। मतलब ये पहला दूसरा और तीसरा स्तंभ के संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के बाद क्या आता है, देखिए x + 4 में 2x और 2x जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 5x + 4। इसी तरीके से 2x में x + 4 और 2x जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 5x + 4। फिर इसी तरीके से 2x में 2x और x + 4 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 5x + 4। तो यहाँ पर आ गया 2x x + 4 2x 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 x + 4। अब आप यहाँ पर प्रगुण 4 का प्रयोग कर सकते हैं। प्रगुण 4 का प्रयोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो पहला स्तंभ दिख रहा है आपको, इसमें कॉमन है 5x + 4, तो ये पूरा कॉमन बाहर निकल सकता है। ये अवयव नहीं है कि हर एक अवयव में वो गुणांक होना चाहिए तब कॉमन निकलता है, ये सारणिक है। किसी भी एक स्तंभ या किसी भी एक मतलब पंक्ति में अगर कुछ भी कॉमन निकल सकता है तो आप उसको निकाल लो कॉमन। तो यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 5x + 4 कॉमन निकल गया और पहले स्तंभ में बच गया 1 1 और 1। दूसरे स्तंभ में बच रहा है 2x x + 4 2x 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 x + 4। ये हो गया। अब क्या कुछ और संक्रिया हम लगा सकते हैं, चलिए कुछ संक्रिया और लगा के देख लेते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं कि स्तंभ 2 में से स्तंभ 3 के संगत अवयव को घटा देते हैं। तो यहाँ पर 5x + 4 जो बचा था वो तो रहेगा ही, पहले स्तंभ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 2x से 2x गया तो 0, x + 4 से 2x जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 - x, और यहाँ पर भी घटेगा तो क्या आ जाएगा x - 4। तीसरा स्तंभ 2x 2x x + 4 ये आ गया। थोड़ा सा और आगे हल कर लेते हैं। अब हम लोग इन दो अवयव को शून्य करते हैं, इसको और इसको। ठीक है, तो ऐसे कर देते हैं, पंक्ति 1 में से पंक्ति 2 के संगत अवयव को घटा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर बचेगा क्या, बाहर में तो 5x + 4 था ही, यहाँ पर घटाइए, 1 में से 1 घटा 0, 0 में से 4 - x घटा तो x - 4,
और 2x में से 2x घटा तो 0 आ गया। यहां पर बच क्या रहा है 1, 4 माइनस एक्स 2x, 1 x माइनस 4 x प्लस 4, इतना ही भर बच रहा है। जो संक्रिय अभी हमने लगाया उसको नहीं भी लगाते तो भी चलता, तो चलिए थोड़ा लगी गया संक्रिय तो क्या दिक्कत है। यहां तक का मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पर हाँ एक चीज मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पर आपको लिखना था प्रगुण 4, प्रगुण 4 से यार स्टेप कॉमन निकलने वाला हुआ था। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, सारणी को तोड़ देते हैं। सारणी को जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर 5x प्लस 4 बचेगा। अब देखिए ये अवयव 0 है और ये अवयव 0 है, तो यहाँ पर अगर मैं लेता हूं, जैसे सारणी को अभी तक हम लोग हल करते आ रहे हैं, तो 0 से कोई भी संख्या गुणा होगा तो वही संख्या वापस आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। तो इन दोनों को तो लेने का कोई मतलब है नहीं, इसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस x माइनस 4। माइनस क्यों ले रहे हैं, आपको अगर याद हो तो एक चलता था ना प्लस माइनस, प्लस का क्रम चलता था सारणी को तोड़ते समय। तो यहाँ 0 को तो ले नहीं रहे, 0 0 के सामने प्लस का साइन आता, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो जब हम x माइनस 4 को ले रहे हैं तो इस पंक्ति और इस स्तंभ के अवयव को हटा दीजिए, जो बच रहा है उप सारणी उसको यहाँ पर लिखते हैं 1 2x 1 x प्लस 4, ये आ रहा है। अब यहां पर आ जाएगा 5x प्लस 4, यहां पर माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो 4 माइनस x बना देगा। और यहां पर थोड़ा हल कर लेते हैं, अब 1 का गुणा x प्लस 4 से करेंगे और माइनस 2x आ जाएगा। फिर यहां पर आ जाएगा 5x प्लस 4, यहां पर आ जाएगा 4 माइनस x, और यहां पर भी आ जाएगा 4 माइनस x, जब 2 माइनस 2x और x हल होगा। यहां पर आ गया 5x प्लस 4 गुणित 4 माइनस x का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो प्रगुण केवल एक ही यहाँ पर प्रयोग हुआ, प्रगुण क्रमांक 4। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हमने शुरू किया और राइट हैंड साइड पे हम पहुंच गए। इस उत्तर पे हम डायरेक्ट जो प्रश्न दिया गया था उसी को हम तोड़ देते और हल करना शुरू कर देते, तो हम पहुंच जाते इसी हल तक। लेकिन इस उत्तर को सेट करने में हमको बहुत दिक्कत होता, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रगुण लगाएंगे। 6 प्रगुण है, 6 प्रगुण का अच्छे से अभ्यास कीजिए। जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी की प्रश्नावली 4.2 से रिलेटेड है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए, कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाते जाएंगे आपको प्रगुण भी ज्यादा क्लियर होता जाएगा। केवल हम सोच लें कि 6 प्रगुण को हम रट लेंगे तो नहीं रटा जा सकता, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको प्रगुण याद हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। क्लास थोड़ा लंबा रहा, फिर भी अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। कुछ डाउट रहे, कुछ फीडबैक रहे, आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, मेरे बोलने में कुछ दिक्कत है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। थैंक यू।